जानवी को छोड़ने के बाद विराज भी सीधा गुलमोहर गार्डन की तरफ निकल पड़ा था। रात के करीब 11 बज रहे थे, लेकिन शालिनी अभी तक सोई नहीं थी। जैसे ही विराज ने विला की बेल बजाई, टोनी अंकल की जगह शालिनी ने दरवाजा खोला। विराज भाई साहब, जो जानवी के पपलू थे, उनके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं विराज कौन से ख्यालों में खोया हुआ था कि उसका ध्यान शालिनी पर गया ही नहीं। शालिनी के दरवाजा खोलते ही विराज के कदम अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज के चेहरे की मुस्कान देखकर शालिनी को अंदाजा हो गया था कि विराज किससे मिलकर आ रहा है, और तुरंत ही शालिनी ने तंज कसना शुरू कर दिया था। ओहो, क्या बात है, चेहरे पर बड़ी रौनक शौनक आई हुई है। लगता है राजा जी अपनी रानी से मिलकर आ रहे हैं। जैसे ही शालिनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज एकाएक चौंक उठा, और तभी विराज का ध्यान शालिनी की तरफ गया। तुरंत ही विराज ने हल्का खांसते हुए कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? कल स्कूल नहीं जाना है? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि बड़ों के जैसे बात करो। चलो जाओ अपने रूम में। हल्की डांट के साथ विराज ने शालिनी को उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया था। भले ही आज विराज और जानवी ने एक दूसरे के साथ कम समय स्पेंड किया, लेकिन जितना भी किया वो बहुत अच्छा था। अब अगर समय की बात आ ही गई है, तो समय का पहिया कुछ इस तरह आगे बढ़ता चला गया, और 8 महीने कब और कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। 9th मंथ की शुरुआत हो गई थी, और इसी महीने की 25 तारीख को विराज को जिंदल परिवार के उन बूढ़े लोगों के सामने अपना पक्ष रखना था। क्या विराज 25 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार था? आइए देखते हैं। आज संडे है, लेकिन उसके बाद भी विराज ने राणेजा बिल्डिंग में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जब सभी लोग उस मीटिंग रूम में आ गए, तब विराज ने बोलना शुरू किया। गाइस, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या हम 25 तारीख के लिए तैयार हैं? जी हाँ, वो हमारे शक्ति प्रदर्शन का ही दिन है। सो बी सीरियस, और अगले एक हफ्ते के अंदर मुझे हमारे हर बिजनेस की डिटेल चाहिए। बस इतना ही। मैं चाहता तो ये सब जूम मीटिंग करके भी बोल सकता था, लेकिन इस महीने हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। सो कम ऑन गाइस, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपने आप को और अपनी पूरी टीम को बूस्ट अप करने के बाद विराज ने उस दिन आधी रात तक काम किया। सारे अकाउंट्स, सारे असेट्स, लिक्विड असेट्स, सभी पर विराज की नजर थी, और विराज राहत की सांस ले सकता था, क्योंकि उनका बिजनेस 10 गुना से काफी ज्यादा था। बस अब विराज को अपने बिजनेस के स्टॉक्स मेंटेन करके चलने थे, जिससे उसे कहीं पर भी नुकसान ना हो। अगर उसे नुकसान हुआ तो फिर विराज का बिजनेस उस शर्त में काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए 1 महीने पहले से ही विराज और जानवी बहुत सतर्क हो गए थे। अगले एक हफ्ते तक विराज और जानवी ने सारे बिजनेस को अच्छे से जांचा और परखा। अब तक द हिल्टन्स कॉफी हाउस के 4 आउटलेट्स मुंबई में खुल चुके थे, और देखा जाए तो उन्होंने भी विराज के बिजनेस प्रॉफिट में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी करना शुरू कर दिया था। विराज और जानवी को उम्मीद थी कि ये आंकड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर यूं कहें कि उन्हें अपने बिजनेस में डिपिंग नहीं दिख रही थी, और इस वजह से वो दोनों चैन की सांस ले सकते थे। लेकिन जब तक 25 तारीख नहीं आएगी, उन्हें तब तक हर बिजनेस की मॉनिटरिंग करनी होगी, जो उन दोनों के लिए काफी हेक्टिक था, लेकिन जरूरी भी था। पिछले 8 महीने विराज के लिए अच्छे बीते थे, लेकिन काफी ज्यादा टायरिंग थे। जिस होटल को शुरू करने में विराज का पूरा ध्यान था, वो होटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस होटल को एफएनबी और लिकर का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तो फायर लाइसेंस भी नहीं दिया था। विराज ने खूब सारे चक्कर काटे, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया, और ऐसे में विराज अपने होटल का इनॉग्रेशन भी नहीं कर पाया था। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी जब विराज का काम नहीं हुआ, तब विराज ने ये काम हैदर को सौंपने का सोचा, लेकिन हैदर का फोन बंद आ रहा था। विराज के पास हैदर का कोई अता पता नहीं था, और ना ही हैदर की बेटी आयशा से कोई कांटेक्ट था।
वरना विराज को पता चल चुका होता कि हैदर को मरे हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं। खैर, विराज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कोई पंगे नहीं लेना चाहता था और ना ही विराज उन लोगों को घूस खिलाने में इंटरेस्टेड था। अगर विराज ने उन्हें पहले ही घूस खिलाई होती तो अब तक तो विराज का होटल 7वें आसमान पर होता। लेकिन विराज रिश्वत देने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं था। उसे ये मंजूर था कि भले ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसे लाइसेंस देने में महीने, 2 महीने या 3 महीने ही क्यों ना लगा दे, लेकिन वो अपने इस नए बिजनेस की शुरुआत गलत काम से नहीं करना चाहता था। हालांकि विराज के इस होटल के शुरू ना होने से विराज की कंपनी पर, उसके बिजनेस पर और उसके असेट पर कोई असर नहीं होने वाला था। इसीलिए विराज होटल को लेकर पैनिक नहीं हो रहा था। लेकिन वो जल्दी से जल्दी ये चाहता था कि उसका ये बिजनेस भी शुरू हो जाए, जिससे विराज की कंपनी का असेट और भी ज्यादा बढ़ जाए और मुंबई शहर में द थ्री मस्कीटियर्स का बोलबाला हो जाए। लेकिन इन सब में एक बात और थी जिसके बारे में आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा। विराज ने सब कुछ जानवी, सनी और प्रखर में बांट दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि विराज अभी भी अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन करके ही चलने वाला था। अपने बिजनेस मैटर्स को अच्छे से संभालने के बाद विराज की पलटन 25 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 15 तारीख को ही जिंदल परिवार की तरफ से विराज की पलटन को सैंड एंड ड्यून होटल में आने का इनविटेशन मिल गया था। जिंदल परिवार का इनविटेशन मिलने के बाद जानवी के शरीर में बटरफ्लाईज उड़ रही थी। जानवी टेंस्ड भी थी और एक्साइटेड भी, लेकिन विराज के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। वो उस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार था, जहां वो सभी के सामने अपने बिजनेस की ताकत को रखने वाला था, स्पेशली शमशेर जिंदल के सामने। लेकिन विराज ये नहीं जानता था कि उस दिन के लिए उसका दुश्मन भी पूरी तरह से तैयार होकर बैठा था और जल्द ही विराज के दुश्मन ने विराज की पलटन को करतब दिखाने शुरू कर दिए थे, जो विराज और जानवी के लिए शौक से भरपूर थे। 18 तारीख की रात को जब विराज गहरी नींद में सो रहा था, तब लगातार विराज का फोन बजे जा रहा था। पहले तो विराज को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, इसीलिए विराज ने फोन के बजने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब फोन लगातार 10 मिनट, 15 मिनट तक बजता रहा, तब विराज ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के दरवाजे बंद किए और अपनी आंखें खोली। जब विराज ने देखा कि आधी रात के 1 बजे उसे सनी की तरफ से कॉल आ रहा है, तो विराज थोड़ा चौंक गया था। जैसे ही विराज ने फोन उठाया, वैसे ही विराज के होश उड़ गए थे। क्या क्या कह रहे हो? कैसे? ये कैसे हो सकता है? मैं अब भी पहुंचता हूं। ये कहते हुए विराज तुरंत ही बिस्तर से उठा और कपड़े पहनकर गुलमोहर गार्डन से रवाना हो गया था। आखिर विराज कहाँ जा रहा था? सनी ने फोन पर ऐसा क्या कहा जिसे सुनने के बाद विराज के होश उड़ गए थे? आखिर माजरा क्या था? दरअसल रात को 12 बजे अचानक से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI और स्टेट फूड अथॉरिटीज ने मिलकर विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पर रेड मारी। उन्हें कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत ही घातक है और उससे कैंसर, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद करने जैसी बीमारियां हो सकती है। तुरंत ही FSSAI और SAI मौके पर पहुंचे और उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन सरकारी नियम के अनुसार जब तक आपके सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उस कंपनी को सील करना होगा। उनके सारे अकाउंट्स की बारीकी से जांच करनी होगी, सारे ट्रांजैक्शंस रोक दिए जाएंगे, सारे पेपरवर्क्स को परखा जाएगा और रिपोर्ट्स क्या आती हैं, उसके बाद ही FSSAI और SAI फैसला लेंगे। रिपोर्ट्स आने में 3 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है और महीना भी लग सकता है। सरकारी काम है, सरकार अपनी स्पीड से करती है। लेकिन अगर 25 तारीख से पहले रिपोर्ट नहीं आई, तो विराज 25 तारीख को अपने बिजनेस में विजॉन पेप्सी कोला कंपनी शो नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स विराज के हक में आनी चाहिए, वरना विराज की कंपनी बंद तो होगी, साथ ही साथ विराज को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता था। करीब रात के 1:30 बजे विराज
विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पहुंच गया था, लेकिन तब तक सरकारी अफसर अपना काम खत्म करके जा चुके थे। विजॉन पेप्सी कोला कंपनी को सील कर दिया था और विराज की पूरी पलटन बाहर खड़े होकर बस तमाशा देख रही थी। विराज के वहां पहुंचने पर जानवी तुरंत ही विराज के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। विराज के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि पिछले 1 साल से उसकी पेप्सी कोला कंपनी पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। कंपनी को शुरू करने से पहले FSSAI और SAI ने सब कुछ चेक किया था और मान्यता मिलने के बाद ही विराज ने पेप्सी कोला कंपनी की शुरुआत की। लेकिन अब अचानक से FSSAI और SAI कहां से आ गई, वो भी जिंदल परिवार की कंडीशन से 1 हफ्ते पहले। क्या जिंदल परिवार के बूढ़े लोग फिर से अपनी कोई चाल चल रहे थे? विराज के मन में सवालों का गुब्बार आ गया था। गुस्से से विराज की आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। एक मन तो विराज का ऐसा किया कि वो अभी जिंदल परिवार पर हमला कर दे, लेकिन उस परिवार में उसके पिता शोभराज जिंदल भी थे और उसके दादा शमशेर जिंदल भी थे, जो इस राजनीति का हिस्सा नहीं थे। ऊपर से अगर विराज ने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो उसे इस मिशन से डिबार्ड कर दिया जाएगा। इससे सिर्फ विराज का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि जानवी की भी जिंदगी बीच सड़क पर आकर लटक जाएगी। और विराज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपने गुस्से को शांत करते हुए विराज ने अपने पेशेंस का हाथ थामा और तुरंत ही सभी को लेकर राणेजा बिल्डिंग पहुंच गया था। वैसे तो विराज को समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को वो अब कैसे टैकल करे, लेकिन इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, जानवी ने बात शुरू करते हुए सीधा विराज पर निशाना लगाया। विराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नए नए बिजनेस पर इन्वेस्ट मत करो। आ गए ना हम FSSAI और SAI की नजर में। ये सरकारी लोग ऐसे ही करते हैं। अब इन्हें पैसा खिलाओ और तभी ये हमारी कंपनी हमें देंगे, वरना झूठे रिपोर्ट्स में हमें फंसा देंगे। अब आगे क्या करना है, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? तुम्हें क्या लगता है कि ये काम FSSAI और SAI का है? नहीं, ये काम उनका नहीं है, वो तो सिर्फ प्यादे हैं। इसके पीछे का मास्टरमाइंड तो कहीं छुप कर बैठा है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी, प्रखर और सनी पैनिक मोड में चले गए थे। क्या ये काम अनसीन आर्मी का है? क्या वो फिर से आ गई है? घबराते हुए जानवी ने विराज से पूछा। जानवी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अनसीन आर्मी कभी गई नहीं थी। शायद वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, सही मौके पर उन्होंने निशाना लगाया। कोई तो है जिसका दिमाग वाकई में तेज चल रहा है। जैसे ही विराज के मुंह से अनसीन आर्मी को लेकर कुछ शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी विराज पर भड़कते हुए बोली, विराज, तुम्हें ये सब क्या मजाक लग रहा है? तुम उनके दिमाग की तारीफ कर रहे हो। हमारा दिमाग कहाँ गया? हम हमारी कंपनी को नहीं बचा पाए। अब हम क्या करेंगे? अगर 25 तारीख से पहले हमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो हम इसे बिजनेस कैटेगरी में शो नहीं कर पाएंगे। ना जमीन को, ना कंपनी के इन्वेस्टमेंट को, और ना ही कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को। और अगर रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। मुझे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, जिससे हमारा सारा रेवेन्यू विजॉन कंपनी के फाइन में चला जाए। ओह गॉड, विराज, प्लीज प्लीज कुछ करो। ये बोलते हुए जानवी फिर से रोने लगी थी। जानवी को लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। विराज के समीकरण क्या कहने वाले थे? क्या विराज सही सोच रहा था? अगर हाँ, तो अब विराज की चाल क्या होने वाली थी? क्या विराज अपनी इस कंपनी को छोड़कर अब बाकी कंपनियों को बचाने जाएगा? नताशा की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? आखिर नताशा इस चाल में कामयाब कैसे हो पाई? रिपोर्ट्स में क्या आने वाला था? क्या विराज और उसकी पलटन पर भारी मुसीबत आने वाली थी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।